साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो पूर्वालोकन प्रकाशित की जाती है, तो पूर्वालोकन का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन वाली जो किताब है, इसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसके इंडेक्स को देखें, तो इसके इंडेक्स में आप देखेंगे टोटल आपके 42 पार्ट्स में ये पूरी किताब डिवाइड है। तो हम लोग एक एक पार्ट को लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास के तहत इसका जो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम है, इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम है, इन दोनों पोर्शन को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, ये 4 अधिनियम दिए गए हैं। तो इसमें से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी और सर एल्जा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, कथन सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एल्जा एम्पे थे, ना कि लेमेस्टर। तो पहला कथन सही है और पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन 2 सूचियों को हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया, 2 से मिला दीजिए। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत, 1 से मिला दीजिए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है ये चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया, तो 3 से मिला दीजिए। और वहीं पे गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में इसका प्रावधान किया गया, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2, 1, 3, 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यहाँ पे आप देखें 3 चीजें दी गई। पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इन तीनों का संबंध जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव से संबंधित रहा है। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से चाय और चीन के साथ व्यापार को भी एकाधिकार को 1833 के चार्टर अधिनियम से समाप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा सही है। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार था, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, कथन सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, सही है। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये कथन आपका सही नहीं, पहला दूसरा सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया।
आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 ने। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अर्थात कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बन गई। अब यहाँ पर हम लोग आगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम है, उन अधिनियमों पे जो प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, 1892 के तहत। देखिए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये किया गया मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहते हैं, के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1835 के अधिनियम के माध्यम से की गई, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेयर थे, सर मॉरिस ग्वेवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्प में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। भारत की संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो अभी हमने ऊपर देखा 1937 में, 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया केंद्र में? तो अभी हमने ऊपर देखा भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? 3 विशेषताओं की बात की गई है। देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना, ये 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था वहां पे कर दिया गया था, ठीक है, ना कि यहाँ से किया गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, ये सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ किया गया, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी माना था। क्या माना था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, जिसे बाद में संशोधित उत्तर कुंजी में डी मान लिया गया 1919 वाले अधिनियम को। आगे बात करते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय तो 1919 का एक्ट। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा,
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। अगला है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये कथन सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो देखिए यहां पर आपका 1926 और 1945 का देखिए 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 में। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा 1926 1945। अगला है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। देखिए यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है, जो कि अनुच्छेद 123 में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से प्रवृत्त किया गया। देखिए संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं थी। कौन सी? देखिए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए नहीं, ये गवर्नर को आवंटित किए गए थे। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी। तो बी वाला इसकी विशेषता नहीं है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये सही है। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया किसके माध्यम से? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 में निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो प्रांतीय गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, इसका प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। तो ए वाला सही नहीं है। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये इसमें शामिल था। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी शामिल था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, ये भी, या नॉमिनेट किया जाना, ये भी शामिल था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार जैसे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना इत्यादि। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से या उसके प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्मा अर्थात वर्तमान का म्यांमार। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया संबंधी जो भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।